बैक टू द स्टाइल क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सोनल प्रताप एंड मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में हम लोग अभी एस ब्लॉक कर रहे थे और एस ब्लॉक में हमने 3 लेक्चर्स देखे। ठीक है, उन 3 लेक्चर्स में हमने फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की बात करी और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तब उसके बाद हमने कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बात करी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अगेन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या बात करी थी। पहली चीज हमने जो बात करी थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड वाज कि उसकी प्रिपरेशन कैसी होती है ना। प्रिपरेशन के बारे में बात करी थी। प्रिपरेशन का हमने एक मेथड बताया था उसका। प्रिपरेशन का हमने एक मेथड बताया था। क्या मेथड था उसका? कास्टर केल्नर मेथड, है ना। कास्टर केल्नर मेथड, ठीक है ना। कास्टर केल्नर मेथड। अभी जो मेथड है कास्टर केल्नर मेथड, एक कैसा मेथड है? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। कैसा मेथड है? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है जिसमें कैथोड पे होता है आपका Hg, एनोड पे होता है आपका कार्बन। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट होता है आपके पास। इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसमें? इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट है आपका ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन दैट इज डाइल्यूट NaCl, दैट इज डाइल्यूट NaCl, ब्राइन सॉल्यूशन है आपके पास। उसके बाद आपको कैथोड पे मिलेगा, कैथोड पे मिलता है आपको सोडियम अमेलगम, एनोड पे मिलता है आपको Cl2 गैस। और ये जो सोडियम अमेलगम इसको जब पानी में डालते हैं तो पानी में डालने वाला क्या मिल जाता है? NaOH मिल जाता है। पानी में डालने क्या मिल जाता है? NaOH। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। कई बार इन 5 पॉइंट से कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, लास्ट 2-3 लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ये यूजुअली आईआईटीज और आपके जो नीट है या एम्स है उनके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चंस हैं, बट ये आईआईटीज और नीट के क्वेश्चन हैं और ये आए हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड cannot be obtained by heating from a KNO3 B PbNO3 whole twice C CuNO3 whole twice और D AgNO3। आपसे पूछ रहा है किससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था। लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन से नाइट्रेट की हीटिंग से नहीं मिलेगी। ये चीज हमने लास्ट क्लास में की है, तो आपको बताना कौन से नहीं मिलेगी। ठीक है, हमने एक चीज स्पेसिफिकली पढ़ी थी। यहां पर हमने क्या चीज पढ़ी थी? हमने एक चीज स्पेसिफिकली क्या पढ़ी थी? हमने ये पढ़ा था कि सारे नाइट्रेट्स डिकम्पोज करने पे NO2 गैस देते हैं, दैट इज ब्राउन कलर गैस, प्लस ऑक्साइड देते हैं, प्लस ऑक्सीजन देते हैं ना, ये बात करती। लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं देते। वो कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये 4 ऐसे हैं जो जिनके नाइट्रेट डिकम्पोज करने पे NO2 नहीं देते। तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहां से नहीं मिलेगी? KNO3 से नहीं मिलेगी। KNO3 से आपको क्या नहीं मिलेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है द कंबशन फॉर्म्ड, द कंपाउंड्स formed by combustion of sodium metal, combustion of sodium metal in excess of air, in excess of air is और R, ये मल्टीपल करेक्ट हो सकता है ना। एक ऑप्शन आपके पास Na2O2, बी ऑप्शन आपके पास Na2O, सी ऑप्शन आपके पास NaO2, डी ऑप्शन आपके पास NaOH। ठीक है, तो कैसे ऑप्शन आपसे पूछा है कंपाउंड्स फॉर्म बाय कंबशन ऑफ सोडियम मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर। एयर से जब आप इसको कंबशन करोगे तो क्या मिलेगा? सिंपल चीज है, एयर में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है?
O2, इनमें आपके पास क्या प्रेजेंट होता है N2, ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। अभी जो O2 और N2 है जब ये रिएक्ट करेगा NaOH से क्या बनाएगा, ये तो हमने पढ़ा था कि जब O2 NaOH से रिएक्ट Na से रिएक्ट करता है, O2 Na से रिएक्ट करता है, Na प्लस O2 जब रिएक्शन करता है तो पहला क्या होता है Na2O बनता है, एक्सेस में डालो तो Na2O2 बनता है, आगे रिएक्शन नहीं करता, राइट। और नाइट्रोजन से रिएक्ट सोडियम नहीं करता, नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, तो नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड और परऑक्साइड, तो परऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, बाकी दोनों चीजें ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। और क्लियर है, ये क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ए पहला ऑप्शन शो ब्लू कलर, बी exhibits electrical conductivity, D, C produces sodium amide, और डी क्या है, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, हाँ जी बेटा, इसका क्या आंसर होगा, ये भी हमने लास्ट क्लास लेक्चर में किया था क्वेश्चन। हमने पढ़ा था कि हम जब सोडियम को या किसी भी एल्कली मेटल को हम अमोनिया के लिक्विड सॉल्यूशन में डालते हैं और अगर वो डाइल्यूट है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसके चारों तरफ अमोनिया, इसके चारों तरफ अमोनिया, ये चीज पढ़ी थी हमने, है ना, ये चीज पढ़ी थी। अब उसकी वजह से कलर क्या आता है, ब्लू कलर, बिल्कुल सही बात है। क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या प्रोड्यूस करता है, एमाइड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एमाइड तभी प्रोड्यूस करेगा जब इसमें Fe या CO नाम से कोई कैटलिस्ट होगा, ठीक है ना, तभी ये एमाइड प्रोड्यूस करेगा, नहीं तो एमाइड प्रोड्यूस नहीं करेगा। दूसरा हाइड्रोजन गैस भी तभी प्रोड्यूस होगा जब ये होगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो क्लियर, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन IITs और जेई में, नीट में, एम्स में पूछे जाते हैं आपसे। इनसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, बस आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए और आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक बेटा यही फायदा है, इनऑर्गेनिक का फायदा क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके पास घुमाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखते ही आ जाएंगे, ठीक है, तो या तो आपको आता है या आपको नहीं आता। अब यहां पर आता है कॉस्ट और प्रॉफिट, कॉस्ट रेशो, ठीक है, कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस रेशो बन रहा है। आप जितना पढ़ रहे हैं क्या उससे क्वेश्चन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो फिर इनऑर्गेनिक का पढ़ने का फायदा यही है कि जितना पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो आप अगर उसको ढंग से पढ़ ले तो आपको फटाफट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास में हमने NaOH के प्रिपरेशन के बारे में देखा था। अब हम जो NaOH देखेंगे वो NaOH की केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, कि NaOH की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस है ना, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। पहला केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट हम एसिड से रिएक्ट करेंगे विद एसिड्स, किसके साथ, विद एसिड्स। एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहला आपके पास NaOH है, NaOH का रिएक्शन एसिड HCl के साथ। अब आप ये रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, शायद मेरे को लिखवाने की जरूरत है भी नहीं, लेकिन अगर नहीं पता तो अगर आपका बेस है और वो एसिड से रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट। होता क्या है, सिंपल चीज है, ये वाला इसके साथ लग जाता है और ये वाला इसके साथ लग जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाता है, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। सिमिलरली आपके पास NaOH है और उसका रिएक्शन H2SO4 के साथ हो रहा है, तो अगेन एसिड बेस रिएक्ट करेगा, जो बनाएगा Na2SO4
प्लस 2H2O प्लस 2H2O, यहां पर 2 लगा दो, है ना, इस तरह से। तो एसिड्स के साथ रिएक्शन सिंपल होते हैं और ये पूछे भी नहीं जाएंगे आपसे, क्योंकि ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, उनको पता है कि ये रिएक्शन आपको वैसे ही टिप्स पे रटे हुए हैं, ये रिएक्शन नहीं पूछाते, बट एक जनरल आइडिया देने के लिए आपको मैंने ये। अब बात करते हैं सेकेंड, इसको हटाते हैं। सेकेंड की बात करें हम, सेकेंड है विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, और ये इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? अब देखो, आपके पास है NaOH और आपके पास है CO2, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको ये बताना है, ठीक है। इनको करने का तरीका बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको देखो सोचना क्या है, आपको ये सोचना है CO2 है, ठीक है। NaOH डायरेक्टली तो होगा नहीं, NaOH में पानी होगा, तो जब आप CO2 के थ्रू पास करोगे तो जो NaOH में पानी है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके बना देगा H2CO3। एडिशन हो गया सर, तो हाइड्रोलाइसिस हो गया, क्या बन गया? CO2 प्लस वाटर गिव्स अस H2CO3, CO2 प्लस वाटर गिव्स अस H2CO3। अब ये H2CO3 जो है वो रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, ये दोनों का रिएक्शन होगा, और जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या है ये है एसिड, ये है बेस, तो यहां पर क्या बन जाएगा? सॉल्ट, Na2CO3 प्लस H2, Na2CO3 प्लस H2। तो सिंपल सा रिएक्शन है जहां पर आपका बेस है और बेस एक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। आप देखो सोचने के दो तरीके हैं, एक तो आप ये सोच सकते हो कि ये जो CO2 है ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है, ये क्या है? बेस। एसिड प्लस बेस दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे सॉल्ट, इस तरह से भी सोच सकते हो। दूसरा तरीका सोचने का क्या है कि आपके पास CO2 है, आपके पास NaOH है, जब CO2 को NaOH में डालोगे तो NaOH में थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ वाटर तो होगा ही, क्योंकि डायरेक्टली तो रिएक्ट करेगा कि नहीं, तो जब वाटर होगा तो CO2 वाटर के साथ पहले रिएक्ट करेगा, वो क्या किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ, और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा H2CO3। क्या बनाएगा? H2CO3। क्यों? क्योंकि किसी भी एसिडिक ऑक्साइड को अगर आप पानी में डालते हो तो पानी में डाल के वो बनाता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। क्या बनाता है? उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, ठीक है, क्या बनाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, ठीक है ना, क्या बनाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। तो यहां पर ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन पानी किया तो क्या बना? H2CO3। अब ये जो H2CO3 है ये एसिड है, ये बेस है, दोनों ने रिएक्ट किया और क्या बनाया? Na2CO3। दोनों ने रिएक्ट किया और क्या बनाया? Na2CO3। चलिए नेक्स्ट NaOH का रिएक्शन SO3 के साथ, ये रिएक्शन करना है। अब इसको अगेन क्या करो? पानी में डालो, इसको अगेन क्या करो? पानी में डालो। जब इसको पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? H2SO4। ऐसा कोई एसिड है? बिल्कुल एसिड है। ऐसा कोई एसिड एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एसिड एग्जिस्ट करता है। जब ये एसिड एग्जिस्ट करता है तो ये एसिड रिएक्ट्स विद दिस एसिड, क्या बनेगा? सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट क्या हो जाएगी बेटा? Na2SO4 प्लस H2, Na2SO4 प्लस H2, Na2SO4 प्लस H2। तो इस तरह से रिएक्शन आप कर सकते हैं सिंपली। आपको याद रखना है एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस, एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस। चलिए अब यहीं पर मैं थोड़ा सा वेरिएशन देता हूं आपको, ठीक है ना, और वो क्वेश्चन करने की कोशिश करो। SO2 प्लस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट NO2 वाला दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको एक चीज बताऊंगा जो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए इन दोनों रिएक्शंस को करिए, इन दोनों रिएक्शंस को करने की कोशिश करिए, है ना। हाँ जी बेटा, हुआ ये रिएक्शंस, हुए रिएक्शंस। देखो क्या हुआ, NaOH के रिएक्शन SO2 के साथ, पानी में डालो, सिंपल, पानी में डालो, सिंपल, पानी में डालो तो क्या बनेगा? H2SO3। आपको क्या करना है? सिर्फ एडिशन करना है, इन दोनों का क्या करना है? एडिशन करना है। H2 प्लस SO2 की वजह H2SO3। जब ये होगा तो H2SO3 रिएक्ट विद NaOH, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे? सॉल्ट, Na2SO3 प्लस H2, Na2SO3 प्लस H2। इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जब इसकी बात करें तो इसमें पानी डालोगे आप, जब इसमें पानी डालोगे तो बनेगा H2NO3। अब ये नाम से कोई एसिड नहीं है, नाइट्रोजन के जो एसिड एग्जिस्ट करते हैं ना वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में करते हैं? +1 +3 +5। और जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो तो ये +4 आ रही है। तो नाइट्रोजन के जो एसिड है वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट करते ही नहीं। अगर वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अगर वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, विच मींस इस तरह से नहीं बनेगा, तो होगा क्या समझो, होगा क्या समझो, होगा ये कि जब आप NO2 को पानी में डालोगे तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। तो क्या दिखाता है?
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना? कैसे रिएक्शन दिखाता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो वो कैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +4। +4 में डिस्प्रोपोर्शनेट होकर क्या बना देगा? वो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बना देगा। पहला HNO2, ठीक है, विच इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड HNO3 विच इज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो क्योंकि नाइट्रोजन का खुद का कोई एसिड, नाइट्रोजन का +4 में खुद का कोई एसिड नहीं है, नाइट्रोजन का +4 में खुद का कोई एसिड नहीं है, वो क्या करता है? पानी के साथ रिएक्ट करता है। और जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, बोलता है मेरा तो कोई एसिड है नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के जो एसिड होंगे वो इसी फॉर्म में होते हैं, वो किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो वो बोलता है मेरा कोई एसिड नहीं है, तो मैं डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता हूं, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनाता हूं। तो दो एसिड बना देगा, HNO2 और HNO3। अब ये जो HNO2 है वो NaH के साथ रिएक्ट करेगा, HNO3 है वो NH के साथ रिएक्ट करेगा। दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? NaNO2 प्लस NaNO3 प्लस H2O। और इसी वजह से मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपको एकदम समझ नहीं आएगा कि NO2 में क्या हो रहा है, ठीक है। आप जब एसिड्स करेंगे, आपने एसिड्स किए भी होंगे, जो मैंने ऑक्सी एसिड्स करवाए थे, अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड है वो HNO3 है। अब जब भी आप उसको ऊपर नीचे करोगे ना, तो +4 का कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई भी एसिड नहीं बनता NO2 का। तो अगर NO2 का कोई +4 वाला नहीं है तो क्या करेगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगा, ठीक है। ऐसे ही सल्फर का अगर +5 का कोई एसिड नहीं है और +5 वो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करेगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगा। वैसे ही नाइट्रोजन ने भी डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाया, +3 और +5 में गया, और इस तरह से आपका क्या बन गया? एसिड। और एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया और NaNO2 प्लस NaNO3 बनाया। अब बात आती है क्या इसको बैलेंस करने की जरूरत है? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं बैलेंस करने की, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है बैलेंस करने की, बस आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट ही वो पूछता है, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको ये बात समझ आएगी। तो यहां से हमने दो चीजें देखी, मैं दोनों चीजों को लिख लेता हूं। पहली चीज मैंने लिखी कि अगर मेरे पास कभी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आ जाता है, क्या आ जाता है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड आ जाता है और उसका रिएक्शन बोल दिया जाता है NaOH से करने को, तो मैं क्या करूंगा? पहले उसको डालूंगा पानी में, और बनाऊंगा एसिड, और फिर उस एसिड का रिएक्शन किससे कराऊंगा? NaOH से। फिर उस एसिड का रिएक्शन किससे कराऊंगा? NaOH से, और फिर कंपाउंड बनाऊंगा। ये बात समझ आती है? बात समझ आती है? चलिए, ठीक है, बात समझ आती है? चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, आओ, थर्ड, विद सेमी मेटल्स, और आप ये बोल सकते हो मेटलॉइड्स, है ना, विद सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है। एल्यूमिनियम का रिएक्शन NaOH के साथ, या एल्यूमिनियम से पहले दूसरे कर लेते हैं, पहले किसी और को कर लेते हैं। देखो, बेरिलियम का रिएक्शन, Z इनका रिएक्शन, ठीक है। बेरिलियम का रिएक्शन NaOH के साथ और NaOH के साथ, सेमी मेटल्स, है ना। अब जब बेरिलियम का रिएक्शन NaOH के साथ होगा तो बेरिलियम की टेंडेंसी क्या होती है? खुद को ऑक्सीडाइज करने की, किसी को रिड्यूस करने की। तो बेरिलियम खुद को ऑक्सीडाइज करके कहां भेजेगा? Be2+ में। किसको रिड्यूस करेगा? क्या सोडियम को कर सकता है? नहीं। हाइड्रोजन कर सकता है? बिल्कुल हाँ। तो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दिया और H2 बना दिया, साथ में बच गया उसके पास ONA-, क्योंकि हाइड्रोजन को तो रिड्यूस करा दिया उसने, तो उसके पास क्या बच गया? ONA-, इससे बना ONA-। ये दोनों एक साथ कंबाइन करेंगे, और जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे BeONA2। ये बनाएंगे। Be में +2 चार्ज था, ONA- पे -1 चार्ज था। अगर इसको लिखना चाहें तो बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस विल बी Na2BeO2, Na2BeO2। तो ठीक है, विच मींस ये क्या बना दिया? Na2BeO2। अगेन सिमिलरली Zn खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, क्या बनाएगा? Zn2+। हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिड्यूस, और क्या बना देगा? H2 गैस। साथ में क्या बना देगा? साथ में बना देगा आपका ONA-। अब ये जो ONA- से दोनों एक साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे? Na2ZnO2। ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक बात डिड्यूस करना, जब भी नॉन मेटल, जब भी सेमी मेटल आपका NaOH से रिएक्ट करेंगे तो वो अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सॉल्ट बनाएंगे। स्टेबल ऑक्सीडेशन का सॉल्ट, स्टेबल ऑक्सीडेशन का क्या बनाएंगे? सॉल्ट। दिस इज सॉल्ट बनाया। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? बेरिलियम इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Zn इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कभी भी सेमी मेटल्स अपने अगर NaOH से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सॉल्ट बनाएंगे। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सॉल्ट बनाएंगे। बात समझ आती है? चलिए, ठीक है। नेक्स्ट,
ठीक है। सिमिलरली आप लेड के साथ भी कर सकते हो, लेड के साथ भी कर सकते हो। अगर लेड का रिएक्शन करवाऊं Pb प्लस NaOH, लेड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है बेटा, +2, तो ये क्या बना देगा Na2PbO2 प्लस H2 गैस, Na2PbO2 प्लस H2 गैस। इस तरह से बन सकता है, इस तरह से बन सकता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं। एल्यूमिनियम प्लस NaOH, एल्यूमिनियम प्लस NaOH। एल्यूमिनियम का रिएक्शन NaOH के साथ क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का रिएक्शन NaOH के साथ, ठीक है। अच्छा, NaOH को यहां ना लिख के मैं थोड़ा सा दोनों एरोस के ऊपर लिखूंगा। देखो दो टाइप से रिएक्शन होगा, दो टाइप से रिएक्शन होगा, ठीक है। पहला NaOH, अगर NaOH को मैं डाइल्यूट फॉर्म में लूं, ठीक है, और NaOH अगर NaOH को मैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। जब ये रिएक्शन होगा तो डाइल्यूट फॉर्म में NaOH कम अमाउंट में होगा, OH भी होगा और पानी भी होगा, OH भी होगा और पानी भी होगा, तो कंपाउंड जो बनता है वो बनता है AlOH होल 4 H2O होल 6 होल 2 होल ट्वाइस, ये कंपाउंड बन जाता है, इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। अब आप बोलोगे सर इसमें 6 कैसे लग गए बेटा, 6 लिगेंड्स लग गए क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसमें कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, d ऑर्बिटल। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी तक पढ़ लिया है तो आपको समझ आएगा ये कंपाउंड बन सकता है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ा है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे कि एक मेटल के चारों तरफ, अगर वो थोड़ा सा बड़ा मेटल है, 3rd पीरियड या 4th पीरियड का मेटल है, तो उसके चारों तरफ 6 लिगेंड लग सकते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है ना, वो आप पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है। चलिए ये हुआ, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, इसकी वजह से कितना चार्ज आया, -4, टोटल चार्ज -4, तो यहां पे चार्ज कितना -1, तो यहां पे लग जाएगा Na, यहां पे लग जाएगा Na, इस तरह से लग जाएगा, है ना। अच्छा, कई बुक्स इसको इस तरह से ना लिख के थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखती है। वो डिफरेंट वे क्या है देखो समझना, इसमें से वो क्या करती है, मैक्सिमम वाटर वाटर हटा देती है, इसमें से क्या करती है मैक्सिमम वाटर, तो ये वाटर हट गया और इससे भी वाटर हटा देंगे, इससे भी क्या कर देंगे वाटर हटा देंगे। जब इससे वाटर हटाएंगी ये बना देगा NaAlO2, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा NaAlO2, NaAlO2। अब देखो ध्यान से देखना, Na रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, Na रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, अभी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है एल्यूमिनियम की, O2, 2 ऑक्सीजन बच गया। अब देखो यहां से पूरा वाटर हटाओगे और यहां से आप कितना वाटर हटा सकते हो, मैक्सिमम 2 वाटर हटा सकते हो, तो क्या बच जाएगा, 2 ऑक्सीजन बच जाएगा। देखो इसमें से, इसमें कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है, मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2H2O, यही हटा सकते हो, व्हिच मींस 2 ऑक्सीजन हटाओगे तो 2 ऑक्सीजन बच जाएंगे, तो वो 2 ऑक्सीजन लिख दी, 2 ऑक्सीजन लिख दी। तो कई बुक्स ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ना लिख के ये लिखती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में दोनों ही पूछे जा सकते हैं, तो आपको दोनों आंसर पता होने चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है और एक ये क्या है, ये बात समझ आती है। ऐसा ही सिमिलरली अगर मैं NaOH का रिएक्शन कंसंट्रेटेड से कराऊं तो सारा का सारा OH है, तो सबका सब OH लगेगा, तो एल्यूमिनियम के चारों तरफ OH ही लगेगा। जब OH लगेगा तो क्या आ जाएगा 6, OH लगेगा तो क्या आ जाएगा 6। अब एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, OH पे -1 होता है तो 6 है तो -6 हो जाएगा, ये -6, ये +3, -6 +3 -3, तो बाहर पे बैलेंस करने के लिए कितना सोडियम लगा दूंगा Na3, ठीक है। अगेन अब बुक्स अगेन इसको कई बार इस तरह से ना लिख के इसको लिखती हैं Na3Al O3, Na3Al O3, इस तरह से लिखती है। क्यों, क्योंकि उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो वो इस तरह से लिख सकती है। तो दोनों आंसर देखो, एल्यूमिनियम दो तरीके से रिएक्ट, डाइल्यूट फॉर्म में अलग, कंसंट्रेटेड फॉर्म में अलग, डाइल्यूट फॉर्म में वो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में वो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। तो इस तरह से उसका रिएक्शन हो सकता है, इस तरह से उसका रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। ये रिएक्शन तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जहां पर मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, वो रिएक्शन तो आपको बाय हार्ट दिल से लगा के याद रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके आने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। चलिए ये हो गया सेमी मेटल के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन विद एम्फोटेरिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की बात करेंगे। पहला रिएक्शन है BeO, दूसरा रिएक्शन है ZnO, तीसरा रिएक्शन है PbO, ठीक है। इस तरह से आपका रिएक्शन हो सकता है ना, इस तरह से। चौथा रिएक्शन है
Al2, NaOH, 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 NaOH। देखो आपके पास ये बेस है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की खास बात क्या है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है इट रिएक्ट्स लाइक अ बेस, एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद द बेस इट रिएक्ट्स लाइक अ इट एक्ट्स लाइक अ एसिड। तो यहां पर ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ। देखिए कैसे बिहेव करेगा, एज एन एसिड। कैसे बिहेव करेगा, एज एन एसिड। एसिड प्लस बेस, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिएक्शन किया जहां पर हमने नॉन मेटल ऑक्साइड लिया था और एसिड और बेस था, क्या बन रहा था, सॉल्ट बन रहा था, राइट, सॉल्ट बन रहा था। यहां पर भी सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट क्या होगा, Na2BeO2। सॉल्ट क्या होगा, Na2BeO2। अभी बनाया था हमने सॉल्ट, है ना, Na2BeO2, साथ में H2O गैस, H2O निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा, H2। अगेन ZNO प्लस NaOH, अगेन वही इसका सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट बनेगा तो क्या बनेगा, Na2 ZNO2 प्लस H2O। तीसरा इसके साथ PbO प्लस NaOH, Na2PbO2 प्लस H2O। चौथा Al2O3, इसका भी सिंपल NaAlO2 प्लस H2। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होंगे, लेकिन बात ध्यान रखना NaOH का जब रिएक्शन होता है तो उसकी जनरल टेंडेंसी होगी सॉल्ट बनाने की, क्योंकि NaOH क्या है, बेस। तो जब वो दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा ना तो एज एन बेस रिएक्ट करेगा, तो दूसरा वाला एज एन एसिड रिएक्ट करेगा। जनरल टेंडेंसी किनके साथ, यूजुअली सेमी मेटल्स के साथ, यूजुअली मेटलिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ, यूजुअली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के साथ। तो अगर ये एसिड है, ये बेस है, तो टेंडेंसी क्या है, सॉल्ट बनाने की। टेंडेंसी क्या है, सॉल्ट बनाने की। ठीक है, चलिए फिफ्थ रिएक्शन हमारा किसके साथ होगा बेटा, फिफ्थ रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, Cl2 प्लस NaOH। ठीक है, अब ये जो Cl2 वाला रिएक्शन है ये Br2 भी कर सकता है और I2 भी कर सकता है, F2 नहीं कर सकता, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, Br2 और I2 दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जब ये रिएक्शन होगा तो अब ये रिएक्शन कैसे होगा, देखो कैसे रिएक्शन होगा। देखो जब NaOH को लेंगे और NaOH को हम लेंगे हॉट कोल्ड कंडीशन में, पहले लेंगे हम कोल्ड कंडीशन, कोल्ड एंड डाइल्यूट यूजुअली बोलते हैं, लेकिन आप जनरली समझो कि कोल्ड कंडीशन में हो जाए। किस कंडीशन में हो जाए, कोल्ड कंडीशन। तो NaOH का रिएक्शन जब Cl2 के साथ कोल्ड कंडीशन में होगा तो क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। NaOH क्या करता है, Cl2 को डिस्प्रपोर्शनेट कराता है, और डिस्प्रपोर्शनेट करके क्या बनाता है, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 और -1। वहीं अगर NaOH का रिएक्शन, हॉट कंडीशन में हो, अगर NaOH का रिएक्शन किस कंडीशन में हो, हॉट कंडीशन में हो, तो क्या होगा, यहां पर कंपाउंड बनेगा NaCl, अगेन डिस्प्रपोर्शनेशन ही होगा लेकिन कंपाउंड चेंज हो जाएगा और NaClO3 बन जाएगा। -+1 -5 +1 -1 +5 +1 -1 +5। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ कि कोल्ड कंडीशन और हॉट कंडीशन में, बेसिकली बेटा अगर देखोगे दिस इज वन ऑफ द अनस्टेबल कंपाउंड्स। ये क्या है, अनस्टेबल है, और जब ये अनस्टेबल होता है उसको हीट करते हो, ठीक है, जब इसको हीट करते हो तो ये खुद डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। जब इसको हीट करोगे तो खुद डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा, और जब ये डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस NaClO3। तो बनता तो यही है हॉट कंडीशन में भी, लेकिन हॉट कंडीशन में ये क्या हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, और डिस्प्रोपोर्शनेट होकर क्या आता है, NaCl प्लस NaClO3 बनाता है। ठीक है ना, बस हो जाती है। तो कोल्ड कंडीशन में क्या बनेगा, NaCl प्लस NaOCl, और हॉट कंडीशन में क्या बनेगा, NaCl प्लस NaClO3। ऐसा क्यों बना, क्योंकि जो NaOCl है ये हॉट कंडीशन में डिस्प्रोपोर्शनेट कर गया और क्या दे दिया, NaCl प्लस NaClO3। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी बता देता हूं आपको क्यों इंपॉर्टेंट है। IIT JEE मेंस 2020, मैं बाकी की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ 2020 के मेंस की बात कर रहा हूं जो अप्रैल में हुआ। इसमें सॉरी जून जनवरी में हुआ। इसमें 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, एक सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट में, एक इवनिंग की शिफ्ट में, सेम क्वेश्चन
Cl2 रिएक्शन NaOH फॉर्म्स व्हाट, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करवाया गया उससे रिएक्शन, ठीक है, आगे उससे रिएक्शन कंटिन्यू करवाया गया, लेकिन ये रिएक्शन का आंक पूछा गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और Br2 और I2 सिमिलर रिएक्शन दिखाते हैं, Br2 और I2 सिमिलर रिएक्शन दिखाते हैं। ये बात समझ आती है आपको? ये बात समझ आती है कि NaOCl से यहां क्यों बना, क्योंकि NaCl क्या करता है, हॉट कंडीशन में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है और बनाता है NaCl प्लस NaClO3, ठीक है। चलिए F2 की बात करें, F2 की बात करें, F2 कोल्ड कंडीशन में NaOH कोल्ड कंडीशन में डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन तो नहीं दिखाता, लेकिन ये क्या बनाता है, OF2 बनाता है, साथ में बनाता है NaF, साथ में बनाता है NaF, ठीक है, OF2 प्लस NaF, ठीक है। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं खाता, लेकिन ये ऐसा कंपाउंड आता है जो OF2 इस तरह से बनता है, ठीक है। तो OF2 बनेगा प्लस NaF। अब ये तो कोल्ड कंडीशन हो गया। हॉट कंडीशन में क्या होता है, हॉट कंडीशन में अनस्टेबल है, हॉट कंडीशन में क्या है, ये अनस्टेबल है, NaOH के साथ रिएक्शन, लेकिन हॉट कंडीशन है, ये अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल होकर क्या आता है, वापस NaF बना देता है, NaF प्लस O, NaF प्लस O, ठीक है। तो फ्लोरीन ने खुद को क्या किया, फ्लोरीन ने खुद को क्या कर दिया, रिड्यूस किया, किसी ने इसको ऑक्सीडाइज करना, तो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दिया। बात समझ आती है, बात समझ आती है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर क्या बनता है, OF2 बनता है, OF2 बनता है, यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो ही नहीं सकता फ्लोरीन की, एक्सेप्ट HOF, वो भी क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं एक्सेप्ट HOF कहीं पर भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है वहां पर भी, इसलिए मैं +1 बोल रहा हूं, नहीं तो एनसीईआरटी के अलावा मैं उस चीज को रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है इस वजह से मैं आपको वो चीज बोल रहा हूं कि +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये तो ये एक रिएक्शन तो दिखा सकता है, तो वो OF2 के बनाता है, साथ में NaF बनाता है, और OF2 क्योंकि अनस्टेबल होता है, तो क्या OF2 ना यूजुअली -23 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है, तो -23 डिग्री पे एग्जिस्ट करना मतलब बहुत ही लो टेंपरेचर, तो जैसे ही वो थोड़ा सा हाई टेंपरेचर आया तो वो भी टूट के क्या बना दिया, NaF प्लस O2, वो क्या टूट के बना दिया NaF प्लस O2। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाला, ये काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका फास्फोरस के साथ रिएक्शन, P4 के साथ रिएक्शन, P4 का NaOH के साथ रिएक्शन क्या बनता है, P4 NaOH के साथ जब रिएक्शन करता है तो P4 का NaOH के साथ रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा और बनाएगा आपका PH3 प्लस NaH2, ठीक है। आपका क्या बनाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, फास्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ, ये कहां पर आएगा, ये आएगा -3 और +1, -3 और +1, दिस विल बी द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, -3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ आती है, बात समझ आती है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये रिएक्शन समझ आया, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ, इस तरह से टूटा। यहां पर आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था इसी साल जनवरी में, क्वेश्चन 1 जनवरी 2020, ठीक है, आईआईटी मेंस, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब पूछा गया था व्हाइट फास्फोरस on reaction with concentrated NaOH solution in inert atmosphere of CO2 gives phosphine and compound compound X, ठीक है, compound X on acidification with HCl, gives Y. The basicity of compound Y. The basicity of compound Y is, ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस क्या होता है? P4, P4 इज नोन एज व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस ऑन रिएक्शन कंसिडर्ड NaOH सॉल्यूशन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर CO2, इसका कोई मतलब नहीं है, फालतू के लिए लाइन बढ़ाने के लिए दे दी, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, कोई मतलब नहीं है। गिव्स फॉस्फीन एंड कंपाउंड X, फॉस्फीन क्या होता है? PH3 इज फॉस्फीन, PH3 को क्या बोलते हैं हम? फॉस्फीन, PH3 फॉस्फीन प्लस X दे दिया ये, ठीक है। एंड X ऑन एसिडिफिकेशन विद HCl, X ऑन एसिडिफिकेशन विद HCl गिव्स Y, इसको जब हम एसिडिफाई करते हैं विद HCl तो ये Y देता है। अब देखो, अब समझिए क्वेश्चन ना, ये रिएक्शन क्या होगा? देखो यहां पर Na है, Na Cl के साथ चल जाएगा, क्या बना देगा? NaCl, और ये कहां जाएगा? यहां पर आ जाएगा, क्या बना देगा? H3PO2, H3PO2, ठीक है, गिव्स Y, तो Y क्या हो गया आपका? H3PO2, Y क्या हो गया आपके पास? H3PO2। द बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड Y, अब बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड Y पूछा गया आपसे। अब H3PO3 का कौन सा नाम क्या होता है? H3PO2 का, ये तो मैंने पढ़ा रखा आपको, केमिकल बॉन्डिंग में इसका नाम पढ़ाया था मैंने, क्या नाम होता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड नहीं, फास्फोरस एसिड नहीं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम होता है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, दिस इज द हाइपोफॉस्फोरस एसिड स्ट्रक्चर, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड स्ट्रक्चर है। तो इसमें कितना एसिडिक, बेसिसिटी कितनी है? बेसिसिटी का मतलब एसिडिक एच कितने हैं? एसिडिक एच इसके पास एक ही है, ये दोनों एसिडिक एच नहीं है, ये दोनों एसिडिक एच नहीं है, ये तो नॉर्मल एच है, ये दोनों नॉर्मल एच है, ये है एसिडिक एच। OH वाला कौन सा होता है? एसिडिक एच होता है, तो ये एसिडिक एच है, ठीक है ना। O वाला जो होगा वो एसिडिक एच होगा। अगर यहाँ पर नॉन मेटल है, अगर मेटल होता तो क्या होता? ये बेसिक एच हो जाता, बेसिक OH मतलब OH निकलता है, बट एसिडिक एच पूछे तो कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। तो एक है, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? सिंपल आंसर सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सी पूछा गया, ठीक है ना। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका रिएक्शन है NaOH का बोरॉन के साथ, ठीक है। बोरॉन क्या करेगा? खुद को ऑक्सीडाइज, अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो किसी ने किसी को रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा? हाइड्रोजन को। खुद को ऑक्सीडाइज किया, बनाया, देखो अब बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3। हाइड्रोजन को रिड्यूस किया, हाइड्रोजन को ले गया H2 में, ठीक है ना, हाइड्रोजन को ले गया H2 में, ठीक है। और साथ में क्या बन गया? ONA-। अब ONA- में दोनों बैलेंसिंग होगी, बैलेंसिंग हो तो क्या बनाएगा? Na3BO3 बन गया, Na3BO3, है ना, Na3BO3 सिंपल कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट NaOH का रिएक्शन विद सिलिकॉन, अगेन सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट Si+4, इसका रिएक्शन विद ONA- प्लस H2 गैस, ये हो गया, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? Na2SiO4, Na2SiO3, क्या बनाएंगे? Na2SiO3, ठीक है ना, Na2SiO3। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है, ठीक है। इस तरह से आपके कंपाउंड्स सारे बन जाएंगे, इस तरह से आपके कंपाउंड सारे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का इनका सॉल्ट बनेगा। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का इनका क्या बनेगा? सॉल्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कार्बन, कार्बन प्लस NaOH। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ, जिस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का सॉल्ट तो Na2CO3, ये तो बनेगा, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे कार्बन का सॉल्ट प्लस H2 गैस, ये भी बनेगा। अब होता क्या है, कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हाइड्रोजन को तो रिड्यूस करता है, सोडियम को भी रिड्यूस कर देता है। हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा? सोडियम को। तो सोडियम को रिड्यूस करके बना देगा सोडियम मेटल। यहां से हमें चीज मिल जाती है सोडियम मेटल, यहां से हमें चीज मिल जाती है सोडियम मेटल। एंड दैट्स व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कार्बन का रिएक्शन विद NaOH क्या देता है? Na2CO3, ये तो सब जगह बन रहा है, मतलब Na2SiO3, Na3PBO3, ये हर जगह बन रहा है। H2 गैस हर जगह बन रही है, लेकिन ये सोडियम मेटल बहुत कम जगह बन ही नहीं रहा है। सोडियम मेटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, रिएक्शन, ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वो रिएक्शंस आपको हमेशा याद रखने। कौन कौन से रिएक्शंस हैं? पहला क्लोरीन के साथ, दूसरा एल्यूमिनियम के साथ, तीसरा फास्फोरस के साथ, चौथा फ्लोरीन के साथ, पांचवा आपका फ्लोरीन के साथ,
कार्बन के साथ, है ना, एंड 6th, बस ये, ठीक है ना। ये 5 रिएक्शन आपको हमेशा याद रहने चाहिए, 5 रिएक्शन हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विद सॉल्ट्स या कंपाउंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, विद डिफरेंट कंपाउंड्स, विद डिफरेंट कंपाउंड्स क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास FeSO4 है, FeSO4 का रिएक्शन में NaOH के साथ बोलूं तो क्या बनाओगे। देखो इस रिएक्शन करने का एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं आपको। सिंपल तरीका क्या है, आपके पास एक सॉल्ट है, दिस इज अ सॉल्ट एंड दिस इज अ बेस। जब भी सॉल्ट और बेस का रिएक्शन हो, दैट रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे चल के प्रेसिपिटेट बनाएंगे तो क्या होगा, होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ केटायन एंड एनायन, एक्सचेंज ऑफ केटायन एंड एनायन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ केटायन एंड एनायन। तो ये बना देगा FeOH होल ट्वाइस, इसका प्रेसिपिटेट प्लस Na2SO4। अब ध्यान से देख लो हुआ क्या, आयन केटायन केटायन का एक्सचेंज हो गया, केटायन के साथ क्या हो गया, केटायन Fe वाला OH के साथ चला गया, Na वाला उस पर, सो बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ केटायन एनायन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें इसका प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसमें इसका क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो कभी भी सॉल्ट के साथ NaOH का रिएक्शन हो ना, तो आपको इस तरह से कंपाउंड बनाना पड़ेगा जहां पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, NaOH प्लस CO एट अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका रिएक्शन। अब देखो CO इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, CO कैसा ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो CO का NaOH के साथ रिएक्शन एसिडिक और बेस से तो हो नहीं सकता, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है कि वो एसिड भी है और बेस भी है, न्यूट्रल का मतलब है वो ना ही एसिड है ना ही बेस है। तो ये इस तरह से रिएक्ट करेगा नहीं, बट ये कंपाउंड क्या बनाएगा, ये कंपाउंड बनाता है HCOONA, ठीक है, HCONA। ये क्या बनाता है, HCONA कंपाउंड। में आप कई जगह इसको पढ़ लोगे, लेकिन आपको सिंपल सा बता रहा हूं कि क्या होगा, CO पे OH माइनस का अटैक होगा, CO पे जब OH माइनस का अटैक होगा तो पाई बॉन्ड उधर जाएगा, इस तरह से डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास, ठीक है, ठीक है, इस तरह से डबल बॉन्ड का और ONA कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, कुछ इस तरह से आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाता है ना। तो NaOH प्लस CO गिव्स अस HCONA, NaOH प्लस CO गिव्स अस HCONA। चलिए नेक्स्ट देखें, with salts of ammonia, अमोनिया की सॉल्ट के साथ रिएक्शन, जैसे NH4Cl प्लस NaOH। मैंने अभी आपको क्या बोला, जब सॉल्ट के साथ रिएक्शन हो तो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज कर दो, एक्सचेंज करोगे तो क्या होगा, NH4OH प्लस NaCl। अब दिक्कत देखो क्या है, दिक्कत ये है कि जो ये NH4OH है ये अनस्टेबल है, तो ये टूट जाता है, जब उसको हीट करते हो टूट के क्या रहता है, NH3 प्लस OH H2, NH3 प्लस H2 देता है, ठीक है ना, NH3 गैस प्लस H2 गैस H2 देता है। तो जो NH4Cl है ये NH के साथ जाकर क्या देता है, NH3 प्लस H2 देता है। अगेन इसी तरह से कोई भी सॉल्ट ले लो, आपके पास ले लो NH4SO4 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस NaOH, जब इसका रिएक्शन होगा तो अगेन वही NH4OH बनेगा, साथ में Na2SO4 बनेगा और ये डिकम्पोज कर जाएगा, और डिकम्पोज करके क्या देगा, NH3 प्लस H2। तो इस तरह से आपके कंपाउंड्स बन जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से आपके कंपाउंड्स बन जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बेटा ये थे रिएक्शंस ऑफ NaOH। रिएक्शंस ऑफ NaOH कैसे कैसे रिएक्ट करता है, एक जनरल सा ट्रेंड आप याद रखें कि यूजुअली टेंडेंसी होगी इसकी सॉल्ट बनाने की, और क्योंकि वो बेस है तो दूसरे को एज एन एसिड ट्रीट करेगा, बेस है तो दूसरे को कैसे ट्रीट करेगा, एज एन एसिड, और जनरली टेंडेंसी होगी सॉल्ट बनाने की। अगर इस तरह से आप याद रखते हो तो रिएक्शन याद रहेंगे। वो जो 5 रिएक्शन मैंने बोले, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, कार्बन एंड ये 5 रिएक्शन जो मैंने आपको बोले हैं, और फ्लोरीन, ये 5 रिएक्शन जो मैंने बोले हैं वो रिएक्शन आपको याद रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार एग्जाम से पूछेंगे, ठीक है ना। तो बस बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही।